आलिया से भी कुछ कहा न गया। उसने दादी का हाथ थाम लिया। इस जिंदगी के साथ कितने बखेड़े होते हैं। छम्मी दादी को कुछ भी न समझती थी, मगर वह बिस्तर पर पड़े पड़े उसका सहारा बनी हुई थी। क्या हुआ है आलिया बेगम? जमील भैया ने घर में दाखिल होते ही सवाल किया और फिर लोहे की जंग लगी कुर्सी पर बैठ गए। इस वक्त बड़ा सन्नाटा छाया है। जमील भैया जब उसे आलिया बेगम कहते तो उसे ऐसा महसूस होता कि वह जहर उगल रहे हैं। वह खामोश रही। मुस्लिम लीग का जलसा हुआ था यहाँ। बड़े भैया ने डांटा था। बस इतनी सी बात, अम्मा ने बड़े फसादी अंदाज में कहा। खूब खूब वह जोर से हंसे। फिर हमारे अब्बा की गुस्से की रग फड़क उठी होगी। वाह, क्या महान आदमी है हमारे अब्बा भी। यह घर उनकी महानता का नमूना है। वर्षों से कांग्रेस की गुलामी कर रहे हैं और मुझे एक नौकरी न दिला सके। हालांकि अब कांग्रेस की हुकूमत भी बन गई है। जमील भैया फिर हंसे। हाँ, अब तुम आग लगाओ। जरा भी मान सम्मान नहीं बाप का। बड़ी चची बिफर गई। कांग्रेस की खिदमत करते हैं तो किसी लालच से थोड़ी करते हैं। अम्मा, आप क्या जाने। अरे मुझे सख्त भूख लगी है। अगर अब्बा के मेहमानों से कुछ बचा हो तो मुझे भी खिला दीजिए। जमील भैया मजाक पर तुल गए। बस हरदम बकवास करता है। कहीं और से खाना खाकर इतना बड़ा हो गया है, यहाँ तो भूखों मरता है ना। बड़ी चची चीख पड़ी। भाई, अम्मा तो खामखा नाराज होती हैं। जमील भैया हंस पड़े। अच्छा तुम ही बताओ आलिया बेगम, कि हमारे अब्बा यहाँ जिस दुनिया को बनाने की फिक्र में है, क्या हम उसके बाशिंदे नहीं हैं? आखिर हमें क्यों तबाह किया जाए? और मजहर चचा जो एक अंग्रेज का सर फाड़कर जेल गए, तो उन्होंने कौन सा कारनामा अंजाम दिया? क्या उन्होंने तुम सबको तबाह नहीं किया? अब तुमको इस घर में कितनी तकलीफ होगी। तुम लोगों ने कितने ठाठ की जिंदगी गुजारी थी। अभी तो मैं भी किसी लायक नहीं, वरना। वह एक लम्हा रुक कर आलिया को देखने लगे। आप ऐसी बातें न कीजिए जमील भैया। दादी कहीं सोते में भी न सुन ले। वह जल्दी से जमील भैया के पास आकर आहिस्ते से बोली। जाने भाभी किस तरह यह सब कुछ बर्दाश्त करती हैं। मैं तो उनसे लड़ लड़ कर थक गई थी। भला क्या मिला उन्हें अंग्रेज दुश्मनी में? अम्मा ने ठंडी आह भरकर पान की गिलौरी मुंह में रख ली। क्या तुम मेरे साथ खाना न खाओगी आलिया बेगम? जमील भैया ने करीमन बुआ के हाथ से कश्ती लेते हुए पूछा। नहीं भाई, अभी हमें भूख नहीं। वो उठकर छम्मी के कमरे में चली गई। वह अब तक अपने बिस्तर पर औंधी पड़ी सिसक रही थी। चलो बाहर चलें छम्मी, अंदर तो बड़ी गर्मी है। आलिया ने उसे जबरदस्ती उठाया। छत पर चलकर टहलेंगे। छम्मी कमरे से तो निकल आई, मगर जमील भैया को देखकर वहीं बैठ गई। आप जाइए टहलिए। नीचे के घुटे हुए माहौल से ऊपर की खुली फिजा में आकर उसे बड़ा सुकून महसूस हुआ। गर्मियों के गुबार में डूबी हुई चांदनी में भी बड़ी मीठी सी खुशकी थी। गली में बच्चे बड़े जोशो खरोश से रेल रेल खेल रहे थे। ज्यादा खुश होते तो मुस्लिम लीग जिंदाबाद और कांग्रेस जिंदाबाद के दो चार नारे भी लगा देते। जब वे सिटी में जाते और छुक छुक करते और चले जाते तो एकदम सन्नाटा छा जाता। छत की मुंडेर के पास खड़े होकर उसने देखा कि हाई स्कूल की इमारत पेड़ों के घने साए की वजह से अंधेरे में डूबी हुई थी। वह देर तक उस इमारत को खाली खाली नजरों से देखती रही। एक दिन शकील इसी स्कूल में पढ़ेगा। उसे अपने ख्वाब का फल जरूर मिलेगा। मगर उसके सारे सपने धड़ाम हो गए। अब वह किसी कॉलेज में न पढ़ सकेगी। फिर भी उसे पढ़ना है, अपने पैरों पर खड़ा होना है। अब्बा कब आएंगे यह कोई नहीं जानता। बड़े चचा उसे कितने मायूस नजर आते। जब वह अब्बा के मुकदमे के बारे में बात करती है तो वो इधर उधर की बातें छेड़ देते। सोचते हुए जब आलिया ने आसमान की तरफ देखा तो चांद उसे बड़ा मटियाला मालूम हुआ। आलिया, उसने चौंक कर देखा तो जमील भैया उसके पीछे खड़े थे। यहाँ अकेले क्या कर रही हो? कुछ नहीं भैया, तन्हाई में भैया के वजूद से घबरा गई। भैया इधर उधर देख रहे थे। यहाँ घबराती होगी आलिया। अगर तहमीना जिंदा होती तो शायद तुम खुश रहती और शायद हमारी शादी भी हो चुकी होती। यकीन जानो, यह शादी मेरे विरोध के बावजूद हो रही थी। फिर भी जब वो मरी है तो एक बार मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं रंडुआ हो गया हूँ। जमील भैया ने जैसे दुख से आंखें बंद कर ली। मगर अब आप इन बातों का जिक्र क्यों कर रहे हैं? वैसे ही मुझे उससे हमदर्दी थी ना। मुझे सब कुछ मालूम था ना। और मुझे तो यह भी यकीन है कि वो अपनी मौत नहीं मरी। जमील भैया ने उसकी आंखों में आंखें डाल दी। अब तो मैं आपके घर में हूँ, जो चाहिए कहिए। उसने मुंह फेर लिया। मगर जमील भैया फिर उसके सामने आ गए। सुनो तो आलिया, मैं इतना बुरा तो नहीं हूँ। बात यह है कि सफदर का मेरे पास खत आया था। उसने इल्तिजा की थी कि तहमीना से शादी न करूं। मुझे उससे मोहब्बत है, फिर भी मैं उस शादी को रुकवा न सका।
आज तक अपने आप को मुजरिम समझता हूँ। अगर मेरा बस चलता तो सफदर और तहमीना की शादी करा के दम लेता, मगर वह एक लम्हे को चुप हो गए। तुम तो मुझे मुजरिम नहीं समझती। अरे यह तो सब कुछ जानते हैं। उसने हैरान होकर जमील भैया की तरफ देखा और फिर नजरें झुका ली। आपा का राज खुलता देखकर उसे जमील भैया की सूरत से नफरत होने लगी। सारी बातें तीर की तरह उसके कलेजे में छिड़क कर रह गई थी। अगर मैं चाहूं तो अभी अपने मामू के घर जा सकती हूँ। मामू की हकीकत जानते हुए भी वह और किसका नाम लेकर धमकाती। तुम जा ही नहीं सकती, मुझे तुमसे मोहब्बत है। फिर मैं क्या करूंगा? जमील भैया का पसीजा हुआ ठंडा हाथ उसके हाथ को दबोचने लगा और उसे वैसा महसूस हुआ कि वह छत में धस रही है। कमजोरी के मारे वह अपने आप को बचा भी नहीं सकती। उसने बड़ी बेबसी से जमील भैया के ठंडे हाथ को देखा और उसे एकदम वह मेढक याद आ गया जो बरसात के दिनों में उसके हाथ पर कूद गया था। उसने डर कर आंखें बंद कर ली और उसके मुंह से चीख निकल गई। फिर जाने उसे क्या हुआ कि वह चीखती ही चली गई। जब उसने आंख खोली तो सब लोग उसके पास जमा थे। अम्मा रो रही थी और बड़े चचा कोई दवा चटा रहे थे, मगर जमील भैया वहां नजर न आए। आस पास कमबख्त हिंदुओं के मकान है, कोई भूत दिखाई दे गया होगा। छम्मी ने उसके आंख खोलते ही अपनी राय दी और अम्मा बेताब हो होकर उसके हाथ चूमने लगी। फिर वही अज्ञानता की बातें। किसी ख्याल से डर गई होगी। जहनी बीमारी है यह। तुम यह दवा रोज खाना, दिमाग मजबूत हो जाएगा बेटी। बड़े चचा छम्मी को फटकार कर आलिया को नसीहत करने लगे थे, इसलिए उन्होंने देखा भी नहीं कि छम्मी अपनी अज्ञानता का बदला लेने के लिए जुर्म में कितनी बेचैन थी, मगर जाने क्या सोचकर चुप हो रही थी। आखिर हुआ क्या था आलिया? बड़ी चची ने पूछा तो उसने घबरा कर इस तरह आंखें बंद कर ली जैसे सोना चाहती हो। चचा निढाल से घर में दाखिल हुए तो जैसे वो बात करने की ताकत कहीं बाहर छोड़ आए थे। अम्मा उनकी कमर से लिपट गईं। बड़े भैया मुझे अच्छी खबर सुनाना। अम्मा मुंह उठाए उन्हें बड़ी उम्मीद से तक रही थी। बड़े चचा आंगन में बिछी हुई चौकी पर आहिस्ते से बैठ गए तो आलिया ने लोटे में पानी भरकर उनके पास रख दिया। कैसी धूल उड़ रही थी बड़े चचा के मुंह पर। बड़े चचा कठपुतलियों की तरह मुंह पर पानी के छींटे देने लगे। वो सबसे नजरें बचा रहे थे। अम्मा का सब्र जवाब दे गया। बुरी खबर तो बड़े चचा की आंखों से झांक रही थी। अम्मा उनका मुंह ताकते ताकते दहाड़ कर रोई तो बड़ी चची और करीमन बुआ ने जल्दी से उन्हें संभाल लिया। अम्मा बी के कमरे के दरवाजे बंद कर दो, कहीं वो रोने की आवाज न सुन ले। बड़े चचा ने आलिया की तरफ देखकर कहा और फिर अम्मा से मुखातिब हो गए। मजहर की दुल्हन सब्र से काम लो। ये 7 साल भी गुजर जाएंगे और यह भी हो सकता है मजहर 1 साल भी जेल में न रहे। क्या पता हम आजाद हो जाएं। सब बेकार बातें हैं बड़े भैया। उन्होंने भरा घर उजाड़ दिया, अब 7 साल कौन गुजारेगा? हाय 7 साल नहीं गुजरते। अम्मा बिलक बिलक कर रो रही थी। अरे हाकिमों ने नहीं देखा इस घर का जमाना, उन्हें पता नहीं है किसका बेटा है। अपने मालिक मरहूम के लोगों को फांसी के तख्ते से उतरवा लेते थे। हाकिम उनकी गालियों पर जीते थे। पर अब जमाना बिगड़ गया। गुजरा जमाना याद करके करीमन बुआ का मुंह लाल हो रहा था और वह रोती हुई अम्मा को लिपटाए कमरे में ले जाने की कोशिश कर रही थी। हम उजड़ गए, तबाह हो गए। उन्हें मुझसे कौन सी दुश्मनी थी जो यह सब कर दिया? अम्मा बेकाबू होकर अपने को छुड़ा रही थी। जब अम्मा को जबरदस्ती कमरे में ले जाया गया तो वह आंगन में तनहा खड़ी रह गई। अम्मा के विलाप ने किसी को भी उसकी ओर ध्यानाकर्षित न किया। किसी ने भी न देखा कि उसके दिल पर क्या गुजर गई। एक बार तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके पैरों तले कुआं खुद गया है। वह धीरे धीरे गिर रही है। जाने किस तरह उसने आगे बढ़कर लोहे की कुर्सी थाम ली। आंगन में कैसा सन्नाटा छाया था। कुछ लम्हों बाद सीढ़ियों को तय करती वह अपने कमरे में चली गई और फिर अपने बिस्तर पर गिरकर एकदम से सिसकने लगी। अच्छी तरह रो चुकने के बाद जब उसका दिल ठिकाने आया तो बिल्कुल चेतनाहीन हो रही थी। उसने यूं ही अपने कोर्स की किताबें उठाकर फिर से रख दी। 5 बजे मास्टर को पढ़ाने आना था। उसने किताबों पर तकिया रख दिया जैसे आज तो वह इन किताबों की सूरत भी नहीं देखना चाहती हो। आज कौन सी तारीख है? उसने अपनी यादों को कुरेदा। आज रात सजा का एक दिन गुजर जाएगा, शाम तो होने वाली है। उसने बड़ी उम्मीद से उस एक दिन को आगे धकेल दिया। सीढ़ियों पर किसी के कदमों की चाप हो रही थी। उसने देखा कि बड़े चचा उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। वह अपने बिस्तर पर बैठ गई। उसने बड़े सब्र से उनका उतरा हुआ चेहरा देखा, लेकिन जब बड़े चचा ने उसकी आंखों में झांकते हुए सर पर हाथ फेरा तो वह कांप कर रह गई। आंसुओं के पर्दे के उस पार सब कुछ धुंधला कर रह गया। तुम्हें अपनी माँ को संभालना है बेटी, तुम हिम्मत से काम लो।
मुझे उम्मीद है कि जेल की दीवारें उसे ज्यादा दिन न रोक सकेंगी, ठीक है ना? बड़े चचा ने लंबी सांस भरी। कैसा विश्वास था चचा की आंखों में कि वह सर झुकाने पर मजबूर हो गई। बड़े चचा चले गए तो वह आंसू पोंछकर जैसे बड़े सुकून से लेट गई। शाम हो रही थी। गली में मोतियों के हार बेचने वाले आवाज लगाते गुजर रहे थे। कमरे में हल्का सा अंधेरा छा रहा था, लेकिन आलिया मुंह छुपाए बिस्तर पर पड़ी रही। बड़ी चची, छम्मी, करीमन बुआ सभी तो बारी बारी उसके पास आई। उसे नीचे ले जाने का आग्रह किया, मगर वह कैसे जाती? भला वह अपनी माँ को किस तरह देखती? अम्मा जो 1 साल से इस घर में मुसाफिरों की तरह बैठी थी, अब मायूसी ने उनका सफर खत्म कर दिया था। बंधा हुआ सामान खुल गया। गली में बिजली का बल्ब रोशन हो गया था। वह कमरे से निकलकर छत पर आ गई। आज तो उसे अंधेरा बड़ा अच्छा लग रहा था। फिर अंधेरी रात में कितने तारे कितने रोशन हो रहे थे, जैसे दुख के अंधेरे में गम दुबक रहे हों। आसपास की छतों से शोर की आवाज आ रही थी। बच्चे लड़ झगड़ रहे थे। ग्रामोफोन रिकॉर्ड बज रहे थे। कोई आवाज भजन गा रही थी, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। आलिया, मैं तुमसे बात कर सकता हूँ, तुम चीखोगे तो नहीं? जमील भैया जाने कब बिल्लियों की चाल चलकर उसके सर पर आकर खड़े हुए थे। वो उस वक्त सख्त बौखलाए हुए लग रहे थे। प्रेम प्रदर्शन के तल्ख किस्से के बाद आज वह उससे बात कर रहे थे, वरना कई महीने गुजर गए उन्होंने उससे बात न की थी। वह घर में भी कम ही आते, चुप चुप रहते। बड़ी चची अपने बेटे को यूं देखकर फिक्रमंद रहती। उनका विचार था कि अच्छी नौकरी न मिलने की वजह से यह हालत है। कुछ नालायक लड़कों के ट्यूशन पर उनका गुजारा हो रहा था। आलिया अपने हाल में मगन सी बैठी रही। क्या तुमको मुझसे इतनी नफरत है कि जवाब तक न दोगी? उन्होंने जैसे सहसा ही अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया और फिर झिझक कर खींच लिया। शायद उन्हें पहला किस्सा याद आ गया था। मजले चचा से मिलने जेल न चलोगी? मैं अब्बा को जेल में नहीं देख सकती। भला मैं उन्हें मुजरिम की हैसियत से देखूंगी? वह धीरे से बोली। वाह, वह मुजरिम कब है? अंग्रेज हुक्मरान को मारना जुर्म कहाँ होता है? उसने जैसे चौंक कर जमील भैया की तरफ देखा। वह तो उसे इस अंधेरे में भी बड़े बागी और संजीदा नजर आ रहे थे। वह कुछ न बोली। भीगी भीगी हवा के हल्के हल्के झोंके आ रहे थे और अब फिर बादलों के कुछ टुकड़े इधर उधर तैरते फिर रहे थे। नीचे चलो भाई, सबके साथ बैठकर जी बहल जाएगा। जमील भैया ने इस तरह से कहा जैसे जी बहलने की बात सरासर झूठ हो। आप जाइए, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। जमील भैया कुछ देर तक खामोश खड़े रहे और फिर चले गए। वह अपने कमरे में आ गई और मेज पलंग के पास खींचकर अब्बा को खत लिखने बैठ गई। वह बहुत सोच सोच कर लिख रही थी। जुदाई के यह 7 साल मिलाप की चमक से हमेशा के लिए मात पड़ जाएंगे। मैं हर वक्त आपका इंतजार करूंगी। खत खत्म करने के बाद उसने वही मेज पर सर टेक दिया। उस वक्त 7 साल कितने लंबे मालूम हो रहे थे। अल्लाह, राम जी ने वनवास के 7 साल कैसे गुजारे होंगे? करीमन बुआ, घर में कहो कि मजहर भाई के जेल की खबर से बहुत अफसोस हुआ। अगर बदले में कोई मुझे जेल दे दे तो अभी तैयार हूँ अपनी बेकार जिंदगी। बैठक की दहलीज से इसरार मियाँ की भर्राई हुई आवाज घर के सन्नाटे को चीरती हुई उसे साफ सुनाई दे गई। उसने मेज से सर उठाकर खत लिफाफे में बंद कर दिया। इसरार मियाँ के पैगाम का कोई जवाब न था, सिर्फ करीमन बुआ के चिमटा पटकने की आवाज आ रही थी। अल्लाह करे इसरार मियाँ बुढ़ापे से पहले ही दादी की तरह ऊंचा सुनने लगे। उन्हें यह शक तो रहेगा कि जवाब तो दिया गया है मगर उन्होंने सुना नहीं। बड़े कमरे की खिड़की से झांककर उसने नीचे देखा। आंगन में बिछे हुए पलंगों पर सब लोग चुपचाप बैठे थे। सिर्फ बड़े चचा लेटे हुए अपने सीने पर हाथ फेर रहे थे। बड़ी चची का सरौता धीरे धीरे छालिया कतर रहा था और करीमन बुआ बड़ी फुर्ती से रोटियां पका रही थी। जमील भैया लोहे की कुर्सी पर बैठे उंगलियां मरोड़ रहे थे। छम्मी का पता न था। उस घटना के बाद से तो उसकी आवाज भी न सुनाई दी थी। सारा लड़ना भिड़ना भूल गई थी। वह दबे कदमों नीचे उतर आई। लालटेन की पीली रोशनी में अम्मा उसे बड़ी बेबस नजर आ रही थी। वह जल्दी से बड़े चचा के पास बैठ गई। आज तो उसने बड़े चचा का सर भी न सहलाया था। मास्टर साहब रोज आते हैं ना? आखिर बड़े चचा ने बात करने के लिए विषय ढूंढ लिया और खामोशी का डेरा उठ गया। आते हैं। वह खिसक कर बड़े चचा का सर सहलाने लगी। अब अगर तुम मेहनत से न पढ़ोगी तो हम क्या करेंगे? मेरा कौन सा लड़का बैठा है जो इन वर्षों को बिता देगा? अम्मा पर फिर से रोने के आसार दिखाई दे रहे थे। वह जल्दी उठकर दादी के कमरे में चली गई। जब से को ओस पड़नी शुरू हुई थी, दादी का बिस्तर कमरे में चला गया था। मई जून के सिवा उनका सारा जमाना कमरे में गुजरता। वह दादी को पट्टी से टिक गई। छम्मी अपनी मसहरी पर मुंह छुपाए पड़ी थी। उसने आलिया को देखा और फिर मुंह छुपा लिया।
मजहर बेटे का कोई खत आया? दादी ने बेचैन सांस को काबू में करते हुए पूछा। इधर कुछ दिनों से तो उन पर हर समय दमे का हमला रहता। खत आया था दादी, काम बहुत है, छुट्टी नहीं मिलती। उसकी आवाज घुट रही थी। छम्मी ने पल भर को सर उठाया तो 2 आंसू लुढ़क कर तकिए में सूख गए। ऐसा मालूम पड़ता है कि अब जिंदगी खत्म हो रही है। तुम्हारा छोटा चचा जाने कब वापस आएगा। वह मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। 18 साल का हो गया था मगर मेरी गोद में सर छुपा कर सोता था। जाने वह कब दादी की सांस तेज होने लगी तो उन्होंने घुटने पेट में अड़ा लिए। आलिया, छम्मी, खाना खाने आ जाओ। आंगन से बड़ी चची की आवाज आई तो आलिया उठ खड़ी हुई। करीमन बुआ दादी का खाना लिए अंदर आ रही। अम्मा ने वक्त से समझौता कर लिया था। बहुत ऊंचे पर बैठे बैठे वह जरा नीचे सरक आई थी। वह इतनी भी नहीं कि चची के करीब बैठ गई हो। उनके चेहरे पर अब भी 30 रुपए का गुरूर और उस दौलत का सुकून था जो उनके भाई के पास जमा थी, और हिफाजत का वह साया भी उनके साथ लगा हुआ था जिसे इकलौते भाई के ऊंचे ओहदे और अंग्रेज भाभी ने जन्म दिया था। मुकदमे के फैसले के बाद अम्मा ने मामू को कई खत लिखे थे जिसमें इस घर और यहाँ के माहौल की बुराइयां की थी। उनके पास रहने की इच्छा जताई थी मगर मामू ने बड़ी बेइज्जती से जवाब दिया था कि इस तरह वह भी हुकूमत की नजरों में आ जाएंगे और उनका ओहदा खतरे में पड़ जाएगा। आलिया ने अम्मा से उस खत का जिक्र न किया था जो उन्होंने उसे लिखा था और बड़ी सफाई से स्वीकार किया था कि उनकी बीवी आजाद वातावरण की पालित है। उसके मुल्क में यह रिवाज नहीं कि खामखा पारिवारिक झमेलों को पालकर जिंदगी तल्ख की जाए, इसलिए जरूरी है कि किसी बहाने वह अपनी माँ को वहीं रहने पर मजबूर करे। उसने यह खत पढ़कर फाड़ दिया था। वह अम्मा का दिल न तोड़ना चाहती थी। आस टूटने के बाद इंसान के पास क्या बचा रहता है? सहारे चाहे धोखा ही क्यों न दे जाए, मगर कुछ दिन तो काम आ ही जाते हैं। उसे मामू से सख्त नफरत हो गई थी। यह हंस की चाल चलने वाला कौआ अपनी चाल भी भूल गया। मामू का खत पाकर उसने बड़ी हिकारत से सोचा था जब वह खुद किसी काबिल हो जाएगी तो अम्मा के उस सहारे को नोच कर दूर फेंक देगी। उसने फैसला किया कि अब वह और भी मेहनत से पढ़ेगी। उन दिनों बड़े जोर की सर्दी हो रही थी, फिर भी वह रात को 12-12 बजे तक पढ़ती रहती, और जब शकील आवारागर्दी करके हौले हौले मुख्य द्वार खटखटाता तो वह दबे पांव जाकर जंजीर खोल देती। शकील हाई स्कूल में दाखिल हो चुका था। फीस के रुपए उसने अम्मा से छुपाकर उसे दिए थे, मगर इतनी बहुत सी किताबें खरीदने के लिए वह कहाँ से रुपए लाती। शकील के पास भी यही बहाना था कि दोस्तों के साथ मिलकर पढ़ता है। उसकी आंखों में कैसी ढिठाई आ गई थी। आलिया दरवाजा खोलते हुए कभी कभी चेतावनी भी देती तो बड़ी लापरवाही से हंस पड़ता। आज भी रात को जब वह पढ़ रही थी तो दरवाजा खटका। वह किताबें रखकर जल्दी से सीढ़ियां उतरने लगी और जब दरवाजा खोल रही थी तो जमील भैया कानों पर मफलर लपेटे अपने कमरे से बाहर निकल आए। आलिया को देख के एक लम्हे के लिए ठिठके और फिर शकील का बाजू पकड़कर उसके मुंह पर 2-3 थप्पड़ मार दिए। ले, यह सबक भी याद कर ले। शकील ने जमील भैया को ऐसी नजरों से देखा जिनमें मुकाबले की ताकत थी, मगर वह जल्दी से बड़ी चची के कमरे में चला गया। खामखा मारते हैं तो उसे किताबें खरीद दीजिए, फिर क्यों जाएगा दोस्तों में पढ़ने। वह धीरे से बोली, किताबें? मुझे भी किसी ने किताबें नहीं दी थी, मगर मैं ऐसा न था। वह इतना बड़ा ऊंट का ऊंट कुछ नहीं सोचता, घंटे 2 घंटे पढ़कर भी आ सकता है। और फिर तुम देखती नहीं हो कि उसे सिल्क की कमीज किसने बनवा कर दी है? मेरा तो कोई ऐसा दोस्त न था। भैया गुस्से से हाथ मल रहे थे और वह बेवकूफों की तरह उन्हें देख रही थी। फिर क्या हुआ जो किसी दोस्त ने कमीज बनवा दी? भैया सर झुकाए खड़े थे। उसे उनकी हालत पर रहम आने लगा। बेचारे रुपए की किल्लत की वजह से कोई ट्रेनिंग भी न दे सके, ढंग की नौकरी भी नहीं मिलती, ट्यूशनों के रुपए भी बड़ी चची के हाथ में टिका देते। उस पर यह शकील उल्लू तंग करता है, कहना नहीं सुनता। वह ऊपर जाने के लिए मुड़ी तो जमील भैया भी साथ हो लिए। मैं भी तुम्हारे साथ चलूं, जरा देर बातें करेंगे। भला यह कौन सा वक्त है बातों का, सो रही है, उसने जल्दी से कहा और जीने पर कदम रख दिए। वाह, यह आप इस वक्त क्या कर रही हैं बजिया? छम्मी न जाने किस काम से उठी थी। मैं शकील के लिए दरवाजा खोलने आई थी। खूब, आप दोनों दरवाजा खोलने आए थे? हाय, कितनी सख्त जंजीर थी। वो बड़े तंज से हंसी। सबके सामने बजिया से बात करते आपको शर्म आती है क्या? उसने भैया से पूछा। छम्मी, इतनी फजूल बातें तो न करो, जमील भैया गिड़गिड़ाए। इनके धोखे में ना आइएगा बजिया। यह पहले मुझसे इश्क करते थे और अब आपसे। छम्मी कुछ कहते कहते रुक गई। आलिया तेजी से जीने पर कदम रखती ऊपर आ गई। उसकी सांस फूली हुई थी। अल्लाह, क्या मुसीबत है! क्या इसीलिए छम्मी जमील भैया का साया बनी हुई थी और अब जमील भैया उसे छोड़कर इधर लपक रहे हैं?
सर्दी और नफरत से वह कांपने लगी। लिहाफ में घुसकर उसने फिर से किताब उठा ली, मगर एक लफ्ज न पढ़ा गया। इन चंद महीनों में जमील भैया की खामोशी और संजीदगी ने उनको जो इज्जत बनाई थी, वह सारी की सारी तबाह होकर रह गई। गली में कुत्ते इस जोर से भौंक भौंक कर रो रहे थे कि उसे रात से डर लगने लगा। सुबह रोज की तरह छम्मी उसे प्यार से जगाने न आई। आलिया काफी देर तक पड़ी उसका इंतजार करती रही। गली में अखबार बेचने वाले चीखते फिर रहे थे, यूरोप में लोहा से लोहा बजेगा, जंग सर पर खड़ी है, आ गया आ गया आज का अखबार। जंग को कोई टाल नहीं सकता। 14 साल की लड़की का अपहरण कर लिया गया। वह बिस्तर से झुंझला कर उठ गई। जंग यूरोप की होगी तो उसे क्या, कौन सी अम्मा की भाभी की रिश्तेदार कर मर जाएंगी। और यह लड़कियों का तो उपयोग ही मात्र यह है कि वह मोहब्बत करे, भागे या उनका अपहरण कर लिया जाए, सब भाड़ में जाए। सीढ़ियां तय करते हुए बड़े दुख से सोच रही थी, मगर छम्मी उस पर क्यों सुबह करती है। अरे बेवकूफ पागल। छम्मी तख्त पर बैठी हुई थी और हाथ में पकड़े हुए पराठे को दांतों से काट काट कर खा रही थी। उसकी आंखें सूजी हुई थी। आलिया को देखकर उसने मुंह फेर लिया और प्याली की सारी चाय एक ही घूंट में पी गई। उसे छम्मी की बेवकूफी पर हंसी आ रही थी। वह छम्मी के पास घुसकर बैठ गई और उसने बड़ी बेचैनी से पहलू बदला और एक तरफ सरक गई, फिर उठकर अपने कमरे में चली गई। रात शकील किस वक्त आया था आलिया? बड़ी चाची ने पूछा। कोई 12 बजे के करीब। जमील भैया भी जाग गए थे। उन्होंने उसके 2 हाथ भी जोड़ दिए थे। उस लड़के के लक्षण अच्छे नहीं दिखाई दे रहे। अम्मा नफरत से बोली। मैं क्या करूं? मजहर की दुल्हन, मैं पागल हो जाऊंगी। बड़ी चची ने ठंडी सांस भरी। बड़े भैया संभाले ना अपनी औलाद को। अम्मा ने भड़काया, मगर बड़ी चची भला काहे को किसी को भड़काने में आती। उनका खुद जब जी चाहता वो बड़े चचा से लड़ लिया करती। जमाने जमाने की बात है। एक जमाना था कि बड़े सरकार के सब बच्चे 7 बजे के बाद घर से कदम न निकालते। गुजरा जमाना करीमन बुआ का साया बना हुआ था। चाय पीकर वह छम्मी के कमरे में चली गई। दादी उस वक्त सो रही थी। रात को तो सांस ने उन्हें 1 मिनट को आंख न झपकाने देती। वह दबे कदमों जाकर छम्मी के पास बैठ गई। छम्मी सर से पांव तक लिहाफ ओढ़े पड़ी थी। जगह जगह से फटा हुआ लिहाफ फकीर की गुदड़ी मालूम हो रहा था। चलो ऊपर धूप में बैठे छम्मी। आलिया ने उसके मुंह पर से लिहाफ सरका दिया। हम आपसे नहीं बोलते। ऊपर तो चलो पगली, फिर बातें होंगी। छम्मी उठकर उसके साथ बोली। उसकी आंखों में अजीब सी पीड़ा थी। सुबह से तुम मुझसे बोली क्यों नहीं? छम्मी को अपने लिहाफ में बिठाकर उसने पूछा। वाह, मुझे क्या पड़ी है जो आपसे बोलचाल बंद करूं? कोई मैं उस गधे से मोहब्बत करती हूँ जो आपसे जलूंगी? छम्मी ने बुरा सा मुंह बनाया। तुमने आप ही यह समझना शुरू कर दिया कि जमील भैया मुझसे मोहब्बत करते हैं। मैंने तो पहले भी तुमसे कहा था कि मुझे ऐसी बातों से सख्त नफरत है। और फिर जमील भैया ने भी कभी मुझसे कोई बात नहीं की। वह साफ झूठ बोल गई। जमील भैया खुद ही मुझसे मोहब्बत करते थे। मुझे तो पता भी नहीं था कि मोहब्बत क्या होती है। मगर अब वो बदल गए तो बदल जाएं। मैं कब उस उल्लू से मोहब्बत करती हूँ तो मोहब्बत करो या न करो, मगर मुझे यह मालूम हो गया कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती थी। उसने बड़े तिरस्कृत भाव से छम्मी को देखा तो वह एकदम से उससे लिपट गई। भला मैं अपनी बजिया पर शुभात थोड़ी कर रही हूँ। मुझे तो बस दुख था एक बात का। छम्मी की मासूमियत पर उसका जी चाहा कि बस उसे कलेजे में भर ले। फिर भी वह उससे रूठी रही। अरे सुनिए तो, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। छम्मी ने आलिया का मुंह अपनी तरफ कर लिया। जिस साल भैया एफए का इम्तहान दे रहे थे तो उन्होंने मुझसे रुपए मांगे। मैंने इनकार कर दिया तो उन्होंने मुझे ऐसी नजरों से देखा कि मैंने सारे जमा रुपए उन्हें दे दिए और उन्होंने मुझे जोर से लिपटा लिया। मुझे बड़ा अच्छा लगा उनका लिपटाना। वो हमारे शर्म के लाल पड़ गई। फिर क्या हुआ? फिर बजिया जमील भैया मुझे अच्छे लगने लगे। अपने खाने के 5 रुपए बड़ी चची को दे देती, बाकी सारे जमील भैया को। मैंने इन 3 वर्षों में एक कपड़ा भी नहीं बनवाया। देखा है ना, आपने मेरे सारे कपड़े फटे हुए हैं। वह एक लम्हे को कुछ सोचने लगी। जब आप नहीं आई थी तो जमील भैया इसी कमरे में रहते थे। मैं रात में उनके पास आ जाती थी तो बजिया अल्लाह कसम उन्होंने कभी बदतमीजी नहीं की। एक बार मैं उनके पास लेट गई थी तो वो खुद ही उठकर बैठ गए। उन्होंने सिर्फ प्यार किया था। छम्मी का मुंह चुकंदर हो रहा था। फिर क्या हुआ छम्मी? फिर बजिया बड़ी चची ने भैया की शादी तय कर दी। बड़ी चची का ख्याल था कि अगर जमील भैया मजहर चचा के दामाद बन गए थे तो वो आप ही एमए करा देंगे और ट्रेनिंग भी दिला देंगे। वैसे मैं चुपके से आपको बता दूं कि बड़ी चची आपकी अम्मा से बहुत डरती है। बस इसीलिए बिना रिश्ते के कैसे कहती कि आगे बढ़ा दो।
मेरा मियाँ तो निकम्मा है। बड़ी चची ने डरते डरते तहमीना आपा का रिश्ता मांगा था और जिस दिन मजली चची ने मंजूरी का खत भेजा था उस दिन बड़ी चची खुशी से रोती रही थी और मैं सदमे से रो रही थी। भला मैं कैसे कहती कि मैंने बीए करा दिया है तो एमए भी करा दूंगी। किसी को क्या पता कि मैंने कितने दुख झेले। वह सर झुका कर कुछ सोचने लगी। फिर छम्मी, यह दुनिया बड़ी बुरी है बजिया। जमील भैया तो बीए करने के बाद बदले बदले नजर आने लगे। मैं अगर उनके पास ज्यादा बैठती तो बहानों से उठा देते। सब कुछ भूल गए ना। अब तो कुछ भी याद नहीं रहा उन्हें। सबके सामने मेरा मजाक उड़ाते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं। खैर करते रहें, मैं भी तो कोई कुतिया नहीं हूँ जो उनके पीछे फिरूं। छम्मी ने घुटी घुटी आह भरकर उसे ऐसी नजरों से देखा कि उसका जी दुख कर रह गया। उसे तहमीना आपा याद आ गई। कहीं यह छम्मी भी कोई बेवकूफी न कर बैठे, फिर क्या होगा। क्या पता छम्मी जमील भैया तुमसे मोहब्बत करते ही हो और न भी करते हो तो क्या मोहब्बत के बिना इंसान खुश नहीं रह सकता। तो क्या उन पर निछावर होती फिरूंगी। भाई जो हमसे मोहब्बत करेगा हम उससे करेंगे। ये तो बदला है। इस हाथ दे उस हाथ ले। वह हंसती हुई उठ गई। रात दादी की तबीयत बड़ी खराब हो रही थी बजिया। मैं सो नहीं सकी। छम्मी के जाने के बाद वह देर तक यूं ही लिहाफ में बैठी झूमती रही और फिर किताबें उठाकर धूप में जा बैठी। हाय, क्या मिल गया जमील भैया को इस बेचारी से खेलकर। मगर वह औरतें मोहब्बत की इतनी भूखी क्यों है अल्लाह।